नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। तो दिल्ली पूरी तरह से तैयार है प्रदूषण के खिलाफ एक जंग छेड़ने के लिए। दिल्ली में ऑड इवन का फॉर्मूला लागू होने जा रहा है 15 दिन के लिए 1 जनवरी से। देखना होगा कि ये फॉर्मूला कितना निर्णायक साबित होगा, देखना पड़ेगा कि ये कितना असरकारक साबित होगा। जिस प्रकार से एक लिस्ट निकली है जिसमें बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज है जिसमें छूट दी गई है लोगों को इस ऑड और इवन से, उस पर भी काफी सारे सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन फिर भी दिल्ली ने एक पहला साहसिक कदम उठाने की हिम्मत दिखाई है और अब बाकी कई शहरों से भी ये खबर आ रही है कि वो भी इसको ट्राई करना चाहते हैं। बहरहाल अपने टेस्ट देने के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार हो रही है। इस ऑड इवन होती हुई दिल्ली पर बात करेंगे और इस बातचीत में हमेशा की तरह हमारी जनता जनार्दन हमारे साथ बैठी है और हमारे विशेष मेहमान भी हमारे साथ बैठे हैं। आइए सबसे पहले अपने विशेष मेहमानों का आपसे हम परिचय करा दें। हमारे साथ चंद्रभूषण जी हैं जो कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट से आते हैं। बहुत बड़ी मुहिम चलाई है आप लोगों ने प्रदूषण के खिलाफ, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर पीएस राणा साहब बैठे जो कि फाउंडर सेक्रेटरी है इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट से आप आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ टूटू धवन जी हैं जो कि ऑटोमोबाइल के बहुत बड़े जानकार हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ यहाँ मनु शर्मा जी हैं जो कि सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स से आते हैं, आपका स्वागत है मनु जी। नरेश कुमार सिन्हा जी हमारे साथ बैठे हैं जो कि चेयरमैन है इंटरनेशनल रोड फेडरेशन की, जिसके इंडिया चैप्टर को आप देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है नरेश जी आपका। और टीआर कक्कड़ साहब हमारे साथ हैं, दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर। तो तमाम मेहमानों से हम बातचीत करेंगे, पर इससे पहले आइए जरा नजर डालें कि ये ऑड इवन होती हुई दिल्ली का ये फॉर्मूला जो है ये किस प्रकार से काम करेगा और कितना कारगर साबित हो सकता है। आइए जरा नजर डालें। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली एक नए महत्वाकांक्षी प्रयोग के इंतजार में है। प्रयोग 1 से 15 जनवरी के बीच ऑड इवन यानी सम विषम नंबर की चौपहिया वाहनों को अलग अलग दिनों पर सड़क पर चलने की इजाजत का है। दिल्ली सरकार का मानना है कि इससे दिल्ली में मौजूदा प्रदूषण की समस्या से काफी हद तक निपटा जा सकेगा। ऑड इवन के इस फॉर्मूले से दोपहिया वाहनों, सीएनजी वाहनों, इलेक्ट्रिक कारों, एकल महिला चालकों के अलावा सरकारी कार्यों के लिए दिल्ली पुलिस, डिफेंस, इमरजेंसी सर्विसेज, केंद्रीय और राज्य सरकारों, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के वाहनों के अलावा विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के चौपहिया वाहनों को भी छूट दी गई है। दिल्ली में कुल 88 लाख वाहन हैं, जिनमें दोपहिया वाहनों की संख्या करीब 60%, वहीं चौपहिया वाहन तकरीबन 35% है। छूट दिए गए वाहनों को अगर हटा दें तो मुख्य तौर से प्राइवेट कार चालकों पर ही सख्ती होती देखी जा रही है। जहां तक प्रदूषण का सवाल है तो दोपहिया वाहनों से सबसे ज्यादा 30% पार्टिकुलेट मैटर का विसर्जन होता है, जबकि कारों से पार्टिकुलेट मैटर का प्रदूषण करीब 23% है। दिल्ली में कुल प्रदूषण का 14 से 20% हिस्सा मोटर ट्रांसपोर्ट का है। लगभग 40 से 45% धूल और कंस्ट्रक्शन के कारण, 15 से 17% कूड़े के जलाए जाने से, 8% इंडस्ट्री से, 9% डीजल के जनरेटर के कारण और 5 से 7% घरेलू कारणों से होता है। सवाल उठना लाजमी है कि चौपहिया वाहनों में से अगर उन तमाम कैटेगरी को छोड़ दिया जा रहा है तो ऑड इवन की ये नकेल आखिर कितने वाहनों पर लग रही है, या फिर 10 से 12 लाख कारों को सड़कों से दूर रखने पर मौजूदा प्रदूषण से आखिर कितनी निजात मिल पाएगी, या फिर कुल प्रदूषण के स्तर में जितनी गिरावट दर्ज की जा सकेगी वो दिल्ली की हवा को साफ रखने के लिए क्या पर्याप्त है। दिल्ली में प्रदूषण का एक कारण इतनी बड़ी संख्या में वाहनों का होना जरूर हो सकता है, लेकिन प्रदूषण का मौजूदा स्तर महज वाहनों के कारण नहीं है। पूरी समस्या को क्या समग्रता से देखे जाने की जरूरत नहीं है? क्या सड़कों पर बढ़ते कंजेशन, सड़कों की डिजाइन के मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता नहीं है? फिर महत्वपूर्ण सवाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आता है। क्या मौजूदा व्यवस्था या फिर जो बड़ी मात्रा में सड़कों पर बसें उतारने की योजना है, क्या वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सवाल को दुरुस्त कर देगी? सवाल है तो सवालों के उत्तर ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन दिल्ली ने उत्तर ढूंढने की कोशिश में एक पहला कदम जरूर बढ़ाया है और इसके लिए वाकई दाद देनी पड़ेगी। ये जो फॉर्मूला है कितना सफल होगा ये बाद में देखेंगे, लेकिन ये कदम जरूर बढ़ा है। चंद्रभूषण जी, ये कदम जो दिल्ली वालों ने बढ़ाया है बड़ा साहसिक कदम है, देखना पड़ेगा ये सफल होगा कि नहीं। लेकिन ये बताइए कि ये जो कदम उठाया गया है ये कितना कारगर होगा, मतलब कितना % आपको लगता है कि इससे
प्रदूषण को हम थोड़ा सा टक्कर दे पाएंगे? पहली बात यह है कि एक बहुत ही ब्रेव मूव है। दिल्ली पहला शहर नहीं होगा जो किया है। चाइना प्रदूषण के कारण ऑड और इवन बहुत किया हुआ उन्होंने किया है ये जी। लेकिन जो हमने जो छूट दी है, हाँ। दोपहिए वाहनों को छूट या फिर महिला वाहन चलाने वालों को छूट या वीआईपी को छूट, उसके कारण जो ब्रेव मूव है उसका इफेक्टिवनेस कम हो गया है। अगर आप देखें दिल्ली के अंदर कोई 85 लाख गाड़ियां हैं और उसमें कोई 50 लाख दोपहिए वाहन हैं और वो कोई 30 से 40% प्रदूषण में कंट्रीब्यूट करते हैं पूरे वाहनों के। तो मेरे अंदाज से जो सिस्टम, जो इंटीग्रिटी है ऑड और इवन का, वो थोड़ा कमजोर हो गया है। तो इससे मुझे जो डर ये है कि अगर सपोज कीजिए प्रदूषण में कमी नहीं आई तो लोग बोलेंगे कि ऑड और इवन फॉर्मूला काम नहीं करता, अगली बार से आप मत कीजिए। हाँ। लेकिन जो चीज ये है कि हमने कंप्लीटली इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो आप क्या मान रहे थे कि अगर कंप्लीटली हो जाता तो कितना % कम देखिए और इजाफा हो जाता? हमें इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने की जरूरत है। ठीक है। ये सिर्फ प्रदूषण कम नहीं करेगा, आपके रोड के स्पेस भी देगा। इसका मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ सकता है। आज के दिन में दिल्ली में जितनी बसें हैं वो 2/3 ट्रिप भी नहीं कर पाती हैं क्योंकि कंजेशन इतना है। पर साहब ये बताइए कि जब 6000 बसें, जैसे कि कह रहे हैं कि 5-6 हजार बसें ले आएंगे तो जगह बचेगी दिल्ली में? जगह दिल्ली रोड के 26% जो दिल्ली का एरिया है वो रोड है। रोड, उससे अधिक आप किसी भी शहर में रोड नहीं बना सकती हैं। अच्छा। रोड की कमी नहीं है, रोड के मैनेजमेंट की बात है। और ये सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन कार शेयरिंग की बात है, बाइक शेयरिंग की बात है। देखिए, जब आपके समाज के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आता है तो समाज राइज करती है। इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखने की जरूरत है। अगर हम ऑड इवन अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करेंगे तो फिर हम सरकार के ऊपर प्रेशर भी डाल सकते हैं कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्ट कीजिए, बिजली की गाड़ियों में इन्वेस्ट कीजिए, क्लीन फ्यूल में इन्वेस्ट कीजिए, इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट पे इन्वेस्ट कीजिए। तो हम सिर्फ ऑड इवन को आप एक तरह से ना देखिए, एक मुहिम है और इसे हमें ब्रेवली और एक सोशल मूवमेंट की तरह लेने की जरूरत है। जी, हमारे साथ PS राणा साहब बैठे हुए हैं जो कि फाउंडर सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट। राणा जी, ये जो ट्रांसपोर्ट वाला मसला है, दिल्ली के लोगों को बड़ा पैम्पर किया गया, जैसे कि कह रहे हैं कि साहब सड़क बहुत है आपके पास, ऐसा नहीं है। और दिल्ली में अगर आप गाड़ी से चलते हैं तो आप जल्दी पहुंचते हैं ना, इसीलिए लोगों ने ज्यादा गाड़ियां भी खरीदी। बड़ा शहर है, पैसे वाले लोग हैं और बहुत सारी इंस्टॉलमेंट्स दे के लोग गाड़ियां खरीद लेते हैं। तो आपने लोगों को खुद पैम्पर किया कि साहब आपका सबसे अच्छा जो अगर आवागमन का साधन है तो वो गाड़ी है, आप गाड़ी खरीदिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि अगर आपने वाकई सड़कों को वर्केबल बनाना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट का पूरा मैकेनिज्म है, जो ढांचा होना चाहिए दिल्ली जैसे शहर में, वो उसको आप कहाँ पाते हैं और कौन कौन सी फॉल्टी लाइन्स इसमें देखते हैं? नहीं, ये तो आप देखिए, जहाँ तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का है, जो हमने नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी भी जो अडॉप्ट कराई है, हाँ जी, उसमें भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मैक्सिमम प्रायोरिटी दी गई है। कागज पे पक्का है, क्योंकि सड़कें भी, हम 26% सड़कें हैं लेकिन 4 लेन में से अवेलेबल 2 लेन होती हैं। बाकी 2 लेन या तो एनक्रोच्ड हैं या व्हीकल्स परमानेंट पार्क हैं या टेम्परेरी पार्किंग है। हमारा जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है ये एक बहुत अच्छा साइंटिफिक सिस्टम है और हम कितने डेकेड से कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में या हर बड़े शहर में एक ट्रैफिक मैनेजमेंट सेल गवर्नमेंट का अपना होना चाहिए जो उसकी पूरी प्लानिंग और पूरी मैनेजमेंट करे। आज तक दिल्ली में भी कोई सेल नहीं है। हम सिर्फ कंसल्टेंट्स की मर्जी पे जिंदा हैं जो कि एडहॉक होता है। हम जब आग लग जाती है तो उसको बुझाने भागते हैं। अब जब पॉल्यूशन इतना आ गया है उसकी बजाय हम और दूसरी चीजें देखने के एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। BRT का भी एक्सपेरिमेंट किया था, क्या फेल करने के लिए ही करते हैं क्या? उसकी अगर हम पहले से ही तैयारी करें साइंटिफिक वे में, उस सड़कों को खुला करें। हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम एक जगह पर दिखाई देती है, उसकी कर्व को बंद कर देते हैं, थोड़ा और अगले चौराहे तक चले जाओ, या उसकी हम एडहॉकिज्म से ज्यादा काम कर रहे हैं। कोई भी एक्सपेरिमेंट बुरा नहीं है, होने चाहिए, लेकिन उसकी पहले से प्रीएम्बल तैयार करके उसके साइंटिफिक तरीके से उसको करें। अब इसके पैरामीटर्स भी क्या, सिर्फ पॉल्यूशन ही एक पैरामीटर है? ट्रांसपोर्ट एक मीन्स है, इट एंड नहीं है। लोग अपने जिस पर्पज के लिए ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं वो क्या करेंगे उसका भी हम मेजर कर रहे हैं क्या? कोई वर्क के लिए जा रहा है, कोई अपने धंधे के लिए जा रहा है, बच्चा स्कूल के लिए जा रहा है, कोई ना कोई किसी पर्पज से जा रहा है। जॉय राइडिंग के लिए कोई नहीं गाड़ी चला रहा है।
नहीं, जॉय राइडिंग के लिए भी चला रहे होंगे, ठीक वो है। फिर वो भीड़ में नहीं चलाएंगे। हाँ, लेकिन हमने इसमें पैरामीटर में ये भी देखना पड़ेगा कि लोगों पे कहाँ का इम्पैक्ट आया। सही बात है। अगर वो इम्पैक्ट नहीं, अगर हमने मेजर किया तो सिर्फ एक पॉल्यूशन ही एक क्राइटेरिया रखेंगे तो इसको हम सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल कह ही नहीं पाएंगे। तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तो इम्प्रूव करना ही करना है। साथ में पेडेस्ट्रियन का देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अकेला नहीं, पब्लिक जब तक आप पेडेस्ट्रियन को नहीं रास्ता देंगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाएगा, वही सड़क के बीच में चलता है। तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हमें लेनी पड़ेगी। उसमें पेडेस्ट्रियन सबसे पहला प्रायोरिटी है, साइकिलिस्ट नेक्स्ट प्रायोरिटी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेक्स्ट, कार लास्ट आती है। लेकिन हमारे हर पॉलिसी में कार इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। जी, असल में पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाला हाँ। और साइकिल पे चलने वाला तो हमारी किसी प्राथमिकता में आता ही नहीं है, ये हकीकत दूसरा है। ये रोड हकीकत का मोबिलिटी एंड एक्सेस इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। बिल्कुल। पार्किंग इज द नेक्स्ट प्रायोरिटी, जी। एनी अदर यूज इज द लास्ट प्रायोरिटी। हमारा सबसे पहले एनी अदर यूज का सड़क के ऊपर आ जाता है, फिर पार्किंग आ जाती है। मूवमेंट और एक्सेस के लिए तो हम जगह ही नहीं छोड़ते, तो हमारी प्रायोरिटी ही अपसाइड डाउन है। जी, टूटू धवन जी हमारे साथ हैं, ऑटोमोबाइल के जानकार हैं। टूटू धवन जी, जिस तरह से मानकों की बात करते हैं और ये कहा जा रहा है कि साहब जो अब और बड़े मानक हैं, 5 और 6 यूरो के जो मानक हैं, उनको जल्दी से जल्दी लाया जाए ताकि कुछ पोल्यूशन का लेवल कम हो। क्या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इस तरह के परिवर्तनों के लिए तैयार है, और अगर नहीं है तो कितना समय लगेगा इस तरह के मानकों को वाकई अपनाने में और सड़कों पर उसको कारगर तरीके से लाने? देखिए, ये जो यूरो 4 इस वक्त हमारे यहाँ है जी, फॉरेन कंट्रीज के अंदर यूरो 6 चल रहा है, और जितने भी मैन्युफैक्चरर्स इस वक्त इंडिया के अंदर आए हुए हैं, मोस्ट ऑफ देम देव गॉट द टेक्नोलॉजी, और दे आर ओनली वेटिंग कि आप उनको फ्यूल दे दीजिए तो वो टेक्नोलॉजी दे कैन ब्रिंग इट आउट विद इन 6 months to a year। अच्छा। तो इतनी तैयारी है उनकी, क्योंकि वहां पर तो उनके पास गाड़ियां ऑलरेडी चल रही हैं। आपने शायद सुना भी होगा, अभी पिछले 3-4 महीने पहले जो फोक्सवैगन के साथ हादसा हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में, दैट वाज ओनली बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन यूरो 6 फिलॉसफीज। अब वही गाड़ियां हमारे हिंदुस्तान में चल रही हैं विद द सेम सॉफ्टवेयर, और यहाँ पर दे आर कंपैटिबल। दैट इज वाई उनको कोई यहाँ पर रोक नहीं है। बट हमारे यहाँ पे भी यूरो 6 आ जाता तो उनके ऊपर भी शायद ऐसा ही शक की नजर उनके ऊपर भी पड़ जाती। सो एज फार एज इंडस्ट्री इज कंसर्न, दे आर ऑल रेडी, चाहे हमारी लोकल इंडस्ट्री हो, चाहे वो मल्टीनेशनल्स हो यहाँ पर बैठे हो, टेक्नोलॉजी इज देयर। एंड इनफैक्ट अब तो हर मैन्युफैक्चरर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर भी बहुत तवज्जो दे रहा है। इन द बैकयार्ड्स एवरीबडी इज रेडी कि किसी वक्त उनको इमरजेंसी में गाड़ियां ऐसी उतारनी पड़े, दे विल ऑल बी हियर विद इन अ ईयर और सो। जी, पर जो फ्यूल का मसला है, आपको क्या लग रहा है ये फ्यूल का मसला, जैसे तो सरकार भी कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो उपलब्ध कराया जाए, आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये जो फ्यूल जिस क्वालिटी का चाहिए वो कितने समय में उपलब्ध कर पाएंगे? बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से, गोइंग अबव 80,000 करोड़, एंड ऑफ कोर्स उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 3 और 4 साल लग जाएंगे जो रिफाइनरीज को अपग्रेड करने के लिए। तो गवर्नमेंट तो यही कह रही है कि नथिंग बिफोर 2021 दैट वो आपको ऐसा फ्यूल हिंदुस्तान के अंदर दे सकेंगे। अभी तो ये आप यूरो 6 की बात कर रहे हैं, यूरो 4 ही इंडिया के अंदर पूरा नहीं अभी फैला। दे आर ओनली एम्फसाइज ऑन मेट्रोज एंड बिग सिटीज, बाकी तो यूरो 2 यूरो 3 पे ही चल रहे हैं। जितने भी आपके ट्रक्स आ रहे हैं दिल्ली में से निकल के जाते हैं, दे आर नॉट यूरो 4 कंपैटिबल आइदर। यूरो 2 है अभी, वो यूरो 2 सब चल रहे हैं। सो द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन वो लोग यहाँ पर फैला के चले जाते हैं। आई मीन देयर इज नो कंट्रोल ओवर देम। बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं। हमारे साथ मनु शर्मा जी बैठे हुए जो कि सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल से आते हैं। मनु जी, जैसे कि भी बात कर रहे थे कि तैयारी है, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसकी तैयारी है कि वो कभी भी चाहे तो इलेक्ट्रिकल कार्स उतार सकते हैं जी। पर अभी की जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखते हुए ये इलेक्ट्रिकल कार्स जो है कितनी वायबल लग रही हैं आपको हमारे सिस्टम में, और क्या पेचीदगियां है अभी इस तरह की कार्स को, इस तरह के व्हीकल्स को उतारने की सड़कों पर? जी, एक इंटरेस्टिंग सवाल है जिससे हम बहुत दिनों से गवर्नमेंट से बातचीत कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल हमारे लिए आज के समय में यह है, एक तो उसकी अवेयरनेस क्रिएट करना लोगों के लिए, क्योंकि आज की जो प्रॉब्लम है हमारे पास दिल्ली में, वो प्रॉब्लम कोई और नहीं है बट फ्यूल की है। जैसे कि बहुत पहले जब पोल्यूशन इस लेवल से बाहर गया था, जब सुप्रीम कोर्ट को इन्फोर्स करना पड़ा था कि आप सीएनजी पे कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद आज हम दोबारा इस डिबेट में आए हैं,
वो कई साल लग गए वापस कई आने साल में। लगे हमें वापस आने में। कई साल। और अब हम जब पहुंचे हैं तो अब हमें लग रहा है कि अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, कि अब सीएनजी भी हम कर चुके हैं। सीएनजी का भी जिस लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमें, वो भी पूरा नहीं पड़ पाता है। दिल्ली शहर छोड़िए, हम पीछे एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स की मीटिंग हमने अटेंड की थी, तो वहां पे कुछ एक मिनिस्टर साहब थे छोटे स्टेट के, वो कहते कि हम भी चाहते हैं कि हमारी स्टेट कैपिटल में सीएनजी बसेस चलें। हम 20 साल बाद बात कर रहे हैं जब दिल्ली में सीएनजी बसेस चल रही हैं, वहां पे अभी तक पहुंची नहीं है। और जो हम पोल्यूशन की या फ्यूल एफिशिएंसी या हम बेटर फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं, वो वहां तक भी नहीं पहुंची हिंदुस्तान में, और एक स्टेट कैपिटल की बात कर रहे हैं। जबकि उसको कट अक्रॉस करते हुए, क्योंकि उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी लेन चाहिए, आपको सीएनजी फैलाना है, वहां तक लेके जाना है, रांची तक लेके जाना है, झारखंड तक लेके जाना है, वो पॉसिबल अभी नहीं है। वो 60,000 80,000 करोड़ से भी शायद ज्यादा का प्रोजेक्ट होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल एक ऐसी चीज है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास अवेलेबल है, अभी है, राइट नाउ है, और हमारे पास सरप्लस है हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिसिटी। हमें सिर्फ करना ये है कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में है उसको गाड़ी तक पहुंचाना है, जो आपके बाहर खड़ी है। उसके लिए आपको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आपकी जो एंग्जाइटी है, गाड़ी जब आप चलाते हैं, आप बाहर जाते हैं, मैं आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, मेरी गाड़ी का चार्ज खत्म ना हो जाए, क्योंकि वो एक लिमिटेड चार्ज पीरियड में चलती है, कि वो रेंज एंग्जाइटी है कि 100 किलोमीटर तक जाएगी, तो 100 किलोमीटर के बाद क्या, तो वो उसको एड्रेस करने के लिए क्या आपके पास चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है बाजार के अंदर, कि मैं यहाँ पे पार्किंग में लगा देती हूँ, वहां पे पार्किंग वाले के पास लगा देंगे, वो 5 के 10 रुपए ले लेगा हमसे, लेकिन हमारी गाड़ी चार्ज भी हो जाएगी इतनी देर में। उसके बाद सभी कंपनियां तैयार बैठी हैं, ये टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर। निसान है जो लीफ ऑलरेडी बेच रही है, हीरो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स ऑलरेडी बेच रहे हैं, और अब तकरीबन कोई 4 से 5 लाख व्हीकल्स ऑलरेडी बेच चुके हैं, बट वो नंबर्स नहीं है। महिंद्रा की ईटोज हैं, ऐसी गाड़ियां ऑलरेडी चल रही हैं और टेक्नोलॉजी तैयार है। अभी सिर्फ सरकार की उस लेवल पे सपोर्ट की जरूरत है कि आप लोगों के में अवेयरनेस क्रिएट करें और लोगों तक पहुंचाएं कि आप लीजिए, आप चिंता मत कीजिए, आपकी गाड़ी चार्ज जी, जब लाइटें नहीं आती घर में, 5-5 6-6 घंटे लाइट नहीं आती, आप कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा है। अभी तो हमारा सपना है हम हर गांव में बिजली पहुंचाएंगे। बिजली कहाँ है इतनी गाड़ियों को चार्ज? हमें गांव का जो मुद्दा है, हम उसको गांव address पहले नहीं हम अभी हम जो शहर को तो एड्रेस शहरों कर में ले। भी साहब कहाँ बिजली, कहाँ है बिजली, कितने कितने कट्स बिजली के लगते हैं, आप मुझे बताइए। वही रीजन है जो बाकी सब चीजों का रीजन है, जो सीएनजी की प्रॉब्लम है, जो डीजल की जो गलत फ्यूल की प्रॉब्लम आ रही है, जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका यूटिलाइजेशन ठीक नहीं है। जहां तक हमने देखा है इलेक्ट्रिसिटी कम नहीं है, किसी भी स्टेट से पूछिए कहेगा हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस है, लेकिन वो पहुंचती क्यों नहीं है, वो ज्यादा जवाब दे सकते। लेकिन ये बताइए कि एक गाड़ी को चार्ज करने में कितना वक्त लगता है? देखिए, आज की टेक्नोलॉजी में रैपिड चार्जिंग भी है जिसमें आधे घंटे में गाड़ी चार्ज हो जाती है, और जो बेसिक लिथियम आयन बैटरीज हैं, उसके अलावा हमारी जो बेसिक गाड़ियां जो अभी हिंदुस्तान में बिक रही हैं, वो वीआरएल जो आपकी नॉर्मल बैटरी लेड एसिड बैटरीज हैं, उन्हें 6 से 7 घंटे लगते हैं। लेकिन फर्स्ट चार्ज, आई एम गेटिंग वेयर यू कमिंग, जो फर्स्ट चार्ज होता है आपका 40% का चार्ज जो आपको इमरजेंसी चाहिए, वो आपको आधे घंटे के अंदर हो जाता है। तो इट इज लाइक रीचेज देयर, देन इट गोज लीनियर एंड इट चार्जेस इन द नेक्स्ट, बाकी के 5 घंटे में चार्ज होता है। तो वो इमीडिएटली सोल्यूशन आपको मिल जाता है। अच्छा, ये बताइए कितने देर तक वो चार्जिंग चलती है एक गाड़ी की? अगर मान लीजिए फुल चार्ज है गाड़ी जी, तो कितने घंटे चलेगी? मैं टू व्हीलर का मैंने बात करूंगा, बिकॉज इंडिया इज प्रिडोमिनेटली टू व्हीलर कंट्री। 70 से 80 किलोमीटर आपकी गाड़ी चलती है। कॉस्ट उसकी आती है 1 यूनिट बिजली की 70 से 80 किलोमीटर। 70-80 और गाड़ी का किलोमीटर अगर हम जानना चाहें आपसे? गाड़ी का 100 किलोमीटर, अभी महिंद्रा की ईटुओ है जो गाड़ी, वो चल रही है, वो 100 किलोमीटर चलती है एक चार्ज के अंदर, आपको 6 से 7 घंटे चार्ज करनी होती है। चार्ज करते जी, वो रात को इट्स लाइक प्लग एंड प्ले, जैसे मोबाइल आप चार्ज करते हैं रात को चार्ज कीजिए, सुबह चलाइए। जी, पर मोबाइल में भी तो आप देखते हैं ना बैटरी कैसे जल्दी से जाती है। वो आपको एप्स हटानी पड़ेंगी पीछे। पता नहीं गाड़ी में कितनी जल्दी से भागेगी। बहरहाल, लेकिन ये बहुत अच्छा एक राहत वाली बात है। नरेश कुमार सिन्हा जी हमारे साथ हैं, जो कि चेयरमैन है इंटरनेशनल रोड फेडरेशन से आप आते हैं। सिन्हा साहब, सड़क पे आ जाती है बात। वैसे तो चंद्रभूषण जी कह रहे थे कि साहब रोड की कोई कमी नहीं है, 26% रोड है, इससे ज्यादा हो नहीं सकती।
लेकिन ये बताइए कि रोड का जो मामला है, हमने देखा है कि रोड्स इस तरह की हैं कि वहां पर ऐसे ऐसे पॉइंट्स है, ऐसी ऐसी जगह कट्स दिए जाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है, और जब जाम में गाड़ी फंसती है तभी सबसे ज्यादा वो पोल्यूशन भी फैलाती है। तो ये जो रोड्स के साथ में रिश्ता है पोल्यूशन का, उसको कैसे एड्रेस करें हम? रोड के साथ पोल्यूशन तो है ही, और कंजेशन जो क्रिएट करता है वही पोल्यूशन भी क्रिएट करता है। तो ये बराबर हम लोगों ने इसका विस्तार से दिया है, कैसे कहाँ कहाँ कट होना चाहिए, कहाँ कट नहीं होना चाहिए, साइंटिफिक स्टडी से होता है जी। बट इसमें भी हमारे पीपल या इंडस्ट्री, Authorities. हाँ वो अथॉरिटी चाहते हैं कि नहीं यहाँ पर होना जरूरी है। देयर आर अदर प्रेशर्स, तो उस प्रेशर में जगह जगह कट दिया जाता है और वो अनसाइंटिफिक हो जाता है, दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम। ये हमेशा हम लोग कह रहे हैं, जो राणा साहब ने कहा, ट्रैफिक मैनेजमेंट की जरूरत है। और ट्रैफिक मैनेजमेंट से कहाँ चाहिए ओपनिंग, कहाँ चाहिए, कहाँ नहीं चाहिए, और कहाँ पर सर्विस रोड चाहिए, इस तरह की चीजें जो है ना पूरा प्लानिंग में होना चाहिए जी। जैसे बीआरटी का एक्सपेरिमेंट हुआ था, वो फेल कर गया दिल्ली में जी, या दिल्ली वालों ने उसे फेल कर दिया, या वो इस काबिल था कि वो फेल ही होता, लेकिन वो फेल कर गया। नहीं, बीआरटी जैसा लोगों ने बताया कि ये ऑड इवन नंबर दूसरे कंट्री में हुआ है, उसी तरह से बीआरटी भी दूसरे कंट्री में हुआ है। बट हमारा ट्रैफिक दूसरे तरह का है। हाँ। हमारा ट्रैफिक इतना मिक्स ट्रैफिक है, उसमें क्या सूट करेगा उसके लिए अलग सोचना पड़ेगा। उसी तरह की बातें हैं रोड में, जो रोड ट्रैफिक जिस तरह से बता रहे थे, राणा साहब बताया, हम भी बता रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जरूरत है, बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लाने के लिए इस तरह से नहीं कि हम 5000 बस हम कल चला दिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, ऐसे नहीं होगा। वी हैव टू थिंक कि किस तरह से हम उसको यूटिलाइज करें, जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी है वो भी उसमें आ जाए। इस तरह का हमको बस का रूट बनाना पड़ेगा, और हर जगह चलता है, लेकिन इसमें ये चीज जो है तो जब तक नहीं करेंगे तब तक वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सक्सेसफुल नहीं होगा। हमारे साथ टीआर कक्कड़ जी हैं, जो कि पूर्व पुलिस आयुक्त दिल्ली के। कक्कड़ जी, जैसे कि राणा जी भी अभी कह रहे थे और अभी सिन्हा साहब भी कह रहे थे कि साहब रोड भी ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ठीक है, लेकिन उसको नियंत्रित करना, उसको व्यवस्थित करना, उसमें पुलिस की भूमिका बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक पुलिस की बहुत ज्यादा भूमिका है। और अब जो दिल्ली में ये ऑड इवन का फॉर्मूला आ रहा है, इसमें भी जो अखबार में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि साहब पीक आवर्स में तो हम किसी को पकड़ने से रहे, हमारे बस की नहीं है। तो कैसे सफल होगा ये प्रयोग? अगर इस तरह की चीजें हम करेंगे तो क्या पुलिस तैयार है इस तरह की चीजों को करने के लिए? ये जो प्रयास हो रहा है, हम सब चाहते हैं कि सफल हो। जी। आपने जो प्रश्न पूछा है कि पुलिस की भूमिका इसमें सबसे अधिक है, अहम है जी। दुर्भाग्यवश अभी तक दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस को से संपर्क ही स्थापित नहीं किया इस चीज के बारे में। राइट नाउ ये मुझे बताइए कि एक इतना बड़ा अभियान शुरू किया है जिसमें मुख्य भूमिका एक डिपार्टमेंट की है, उस डिपार्टमेंट से आप बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आपकी अपनी कुछ समस्या है। जब वो समस्या इतनी गंभीर है तो अब आप लिखते हैं गृह मंत्री को कि दिल्ली पुलिस को कहिए कि हमारा साथ दे। अरे भाई, बड़ा सिंपल है, हम लोगों ने सबने नौकरी की है, 36 साल इसी दिल्ली में काटे हैं। इतना साधारण था, ये इतना साधारण था दिल्ली पुलिस का योगदान लेना और अच्छी तरह लेना कि मुख्य सचिव अपने चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो सिर्फ मुख्य सचिव जो हैं हमारे चीफ सेक्रेटरी उनको कहते कि देखिए मैंने ये करना है, हम लोग ये निर्णय ले चुके हैं पॉलिटिकली, इसको आप देखिए कैसे इम्प्लीमेंट करना है। आज भी जो भी अरेंजमेंट हमारा दिल्ली पुलिस का दिल्ली सरकार के साथ है, आज भी मुख्य सचिव जो हैं वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर को अपने पास बुला सकते हैं, उनसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने किया भी हो। नहीं किया, मैं ही तो बता रहा हूँ, मैं यही तो बता रहा हूँ कि अभी तक उन्होंने दिल्ली पुलिस से संपर्क नहीं किया है।
जब दिल्ली पुलिस से संपर्क, अब चिट्ठी लिखी जा रही है गृह मंत्री जी भारत सरकार को कि दिल्ली पुलिस को कहिए कि हमें योगदान दें। इसका मतलब जब वहां से चिट्ठी आएगी तो दिल्ली पुलिस तब थोड़ा सा हरकत में आएगी। टेक्निकली है। सो छोड़िए उस चीज को, छोड़िए। जो बात यह है कि ऐसी जब चीजें होती हैं तो उसमें अहम जो है उसको थोड़ा दूर रख के काम करना पड़ेगा। वो तो खैर पॉलिटिशियन को देखना है। राणा जी ने कहा कि देखिए, अगर दिल्ली वासी इतने कॉन्शियस हैं, इतने अच्छे होते तो आज ये जितनी भी चीजें हो रही हैं ये होता नहीं। क्योंकि ट्रैफिक के कितने भी आप यत्न कर लीजिए, लोगों ने रेड लाइट जंप करनी है, लोगों ने लेन को फॉलो नहीं करना है, गाड़ियां पार्क करनी है, फुटपाथ कवर्ड हैं उनसे, अपने तय बाजारी वालों से, ये सब चीजें हैं जी। इसका मतलब यह है कि रेगुलेशन यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाएगा इसमें भी। बिल्कुल। अब रेगुलेट कौन करेगा? मुख्य दिल्ली पुलिस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। दिल्ली पुलिस के पास इतनी मैन पावर है, इतना उनके पास सक्षम है, वो मैन पावर क्रिएट की जा सकती है। जैसे हमारे पास इतने सारे होम गार्ड्स हैं, होम गार्ड लगे हुए हैं चारों तरफ। उनको आप एक दिन में दिल्ली पुलिस के पुलिस कमिश्नर 2-4 हजार लोगों को स्पेशल पुलिस ऑफिसर डिक्लेयर कर सकते हैं। पावर है उनको तो लेकिन इसके लिए कोई कहेगा ना उनको कि मुझे चाहिए, ठीक है, और कोई उनको पैसा देने को तैयार होगा, तो ये चीजें हो सकती हैं। लेकिन ये जो एक एक्सेप्शंस कर दी हैं, एक्सेप्शंस में आप देखेंगे 70 से 80% लोग तो इसमें दायरे में आ ही नहीं रहे हैं अब। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 32,000 कारें हैं, 32 लाख कारें हैं जी, ऑड इवन में 16 लाख हो गई। यानी कि 32 लाख कारें रोज नहीं निकलती हैं। 32 लाख कारों में से हमारा ये अनुमान है कि 20 या 22 लाख कारें रोज सड़क पे आती हैं। ऑड इवन लेने तो 10 लाख कार, 12 लाख कार आ गई एक दिन में। अब सारी जो आपने छोड़ दिया है कि ये प्रदूषण ठीक हो जाएगा, वो 12 लाख कारों के ऊपर छोड़ दिया आपने। हाँ। बाकी सबको आपने बिल्कुल माफ कर दिया। इससे समस्या हल नहीं होने वाली उतनी जितनी कि हम चाहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और चर्चा में अभी फिर से हाजिर होंगे। जनता जनार्दन की भी राय लेंगे कि वो कैसे अपने आप को देख रही है इस एक्सपेरिमेंट के बीच में। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए चर्चा में। ट्रांसपोर्ट वाले कह रहे हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं, जनता की मंशा क्या है, वो करना क्या चाहते हैं, क्या वाकई दिल्ली वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए इस मुहिम में शामिल होंगे, या जिस तरह की खबरें आजकल सुनने को मिल रही हैं, तमाम तरह के उपाय किए जा रहे हैं, लोग दूसरी गाड़ियां खरीद रहे हैं, नंबर प्लेट फेक लगवा रहे हैं, इस तरह की खबरें भी चल रही हैं। क्या वाकई हम इस मुहिम में शामिल होंगे पूरे दिल के साथ? आइए जरा जनता जनार्दन की राय ले लें। जी, हमारे साथ दिल्ली वाले बैठे हैं। बताइए साहब, क्या करेंगे आप 1 तारीख को? हमारे पास इतनी रोडें हैं, हाँ। 26% में हम पूरा कर दें, लेकिन उसमें से 14 या 16% तो रेडी पटड़ी पार्किंग फलाना रिकड़ा ये इतने हो जाते हैं। उसके बगैर हटाए, जैसे कक्कड़ साहब ने कहा कि पुलिस से अभी तक कुछ ऊपर नीचे का जो इनका टक्कर चल रही है गवर्नमेंटों की, इनकी वजह से तो इसमें कुछ 0% के और बढ़ेगा। ओके, घटना नहीं है। जी, आप बताइए। दिल्ली में प्रदूषण तो बहुत ज्यादा है, ये कई साइंटिफिक रिपोर्ट प्रूव करती है। हाँ। तो जो अभी ऑड इवन का जो फॉर्मूला अपनाया गया है ये स्वागत योग्य है, लेकिन इसको राजनीति से जोड़ के नहीं देखना चाहिए, बल्कि पुलिस और एनजीओ और सिविल सोसाइटी के लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए, तभी ये प्रदूषण का जो स्तर है कम हो पाएगा। ठीक, हाँ बोलिए। हमने देखा था कि जो रोड ट्रांसपोर्ट्स हैं, मीन्स जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उन पे भी ऑड इवन का लगेगा। मीन्स जो सम संख्या के जो ट्रांसपोर्ट्स होंगे वो सम संख्या वाले दिन में आएंगे, तो इस पे कमर्शियल में क्या मतलब इकोनॉमिक में क्या फर्क पड़ेगा? इधर दीजिए जरा। हाँ दीजिए। हाँ मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों के पास पैसा बहुत है। अच्छा। एक वोटर आईडी पर, एक ड्राइविंग लाइसेंस पर 2 या उससे भी अधिक गाड़ियां हैं। अभी मैं आ रहा था जब स्टूडियो, तब
एक्सयूवी कार्स में सिर्फ एक बहुत बड़ी एक्सयूवी कार जो बहुत पॉल्यूशन फैला सकती है, उसमें सिर्फ एक आदमी ट्रैवल कर रहा है। तो अगर हम लॉज में अपने ये लगा दें, एक सीमित लगा दें कि एक ड्राइविंग लाइसेंस पर एक ही गाड़ी इशू होगी, अगर आपको दूसरी गाड़ी लेनी है तो आपको पहले वाली सेल आउट करनी पड़ेगी या आपको उसको खत्म करना पड़ेगा, पहले उसको अच्छे से यूज करना पड़ेगा। तो अगर ये स्टेप उठाया जाए तो मेरे हिसाब से बहुत फर्क पड़ेगा। जी आप बताइए। हाँ। मैं पहले तो ये बोलना चाहता हूँ कि मैं इस ऑड इवन प्लान से काफी सहमति रखता हूँ, कि मैं बहुत आशा भी रखता हूँ कि ये सक्सेस होगा। और इसमें मैं आपको एक और चीज बोलनी है कि हमने जब बोला था कि इतनी सारी गाड़ियां आके रोड से उतरेंगी, तो बेसिकली हमारा इंडिया है एक डेवलपिंग नेशन, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत होता है, तो मैं मानता हूँ 40 से 50% का पॉल्यूशन वहीं से होता है। फिर जब भी कंजेशन हटेगा रोड में से, तो आपको वहाँ पे टाइम, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको टाइम मिलेगा वो कंप्लीट जल्दी से जल्दी करने में। और ऊपर से हम, और जैसे सर ने हम बात की थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम इन्वेस्टमेंट करें, और गवर्नमेंट हमें ये भी कर सकता है कि इसमें थोड़ी हमें छूट दें, थोड़ी कंसेशंस दें, थोड़े सब्सिडीज दें, ताकि ये हमारे लिए अच्छे उपयोग बढ़े। हाँ बोलिए। मैम एक्चुअली मैं ऑड इवन से सहमत हूँ, ये होना भी चाहिए, और एक नई पहल जो दिल्ली गवर्नमेंट शुरू हुई है बहुत अच्छी बात है। पर मेरा मानना है आजकल हमारे देश में लोग, आजकल क्या बहुत पहले से ही लोग सिग्नल तो फॉलो करते नहीं है। इसी क्या गारंटी कि लोग ऑड इवन को ही फॉलो करेंगे, और इसकी क्या गारंटी कि पुलिस भ्रष्टाचार नहीं होगा, क्योंकि जो लोग पकड़े भी जाते हैं लोग 400-500 रुपए देकर पुलिस नहीं हमें जाने दो, इसी तो कोई गारंटी नहीं ना मैम कि ये फॉलो करेंगे लोग ठीक से। जी फॉलो करेंगे। आप ये बताइए, अभी तो बहुत सारी बातें सुन रहे हैं लोग, काफी कुछ जुगाड़ में लगे हुए हैं, कैसे हमें ऑड को इवन बनाना है, इवन को ऑड बनाना है। आपने भी सुनी ऐसी बातें? अभी हम आ रहे थे तो अभी सुनने में ये मिला था कि नंबर प्लेटें बेची जा रही हैं। अच्छा। और मतलब ये एक ब्लैक मार्केट कहना चाहिए, ये पहले ही, उससे पहले ही, मतलब चालू होने से पहले ही डेवलप हो गया। मैम मेरा एक मेडिकल से इशू था कि जैसे नॉन एम्बुलेंस जो व्हीकल होते हैं, यदि उनमें जैसे किसी पेशेंट को ले जा रहे हैं, तो अगर हर चौराहे पर ये ऑड इवन की चेक होंगी तो ये पेशेंट के लिए कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकता है। तो उसके लिए क्या प्रावधान? ओके, इधर दीजिए। हाँ। मैं ये मानता हूँ कि ये ऑड इवन का प्लान तो एकदम अच्छा है, इंडिया में भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये तो वही हो गया कि थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि जब ये प्लान इम्प्लीमेंट होगा तो इसके साथ करप्शन भी बढ़ेगा। जो रिक्शा वाले हैं वो ज्यादा पैसे मांगेंगे। अब हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना तो स्ट्रांग है नहीं कि मैं नीचे उतरा, मेरे को रिक्शा मिल गई, फिर मैं आगे गया, मेट्रो मिल गई। तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी एकदम स्ट्रांग बनाना होगा और करप्शन भी इससे रोकना होगा, क्योंकि रिक्शा वाले ज्यादा पैसे नहीं मांगे, उनको मीटर से चलना पड़ेगा। ठीक है चंद्रभूषण जी, लोगों ने अपने अपने कंसर्न बताए, लेकिन फिर भी लोग ये मानते हैं कि ये चीज जो है अगर शुरू की है तो होनी चाहिए। देखिए होनी चाहिए, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि जब तक सोसाइटी का सपोर्ट ना हो ये सक्सेसफुल नहीं होगा। जितने सवाल यहाँ पे आ रहे थे वो यही था कि करप्शन बढ़ेगा या रोड पे कंजेशन बढ़ेगा, तो एक तरह से हमें सिर्फ डंडे के इस्तेमाल से हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। मैं बहुत, हमारी जो ऑड इवन का जो सीएससी का प्रपोजल रहा है वो सोशल मूवमेंट का प्रपोजल रहा है। जब तक सोसाइटी का सपोर्ट नहीं होगा, आरडब्ल्यूए का सपोर्ट नहीं होगा, आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। इसी कारण से हम थोड़े दुखी हैं कि आपने इतना एग्जम्पशन दे दिया। आपने बोल दिया कि कुछ लोगों के साथ करेंगे, बाकी के साथ नहीं करेंगे। दूसरी बात, बीआरटी पे बहुत बात हो रही थी यहाँ पे। कुछ एक्सपेरिमेंट हम फेलियर के लिए डिजाइन करते हैं। बीआरटी वो था, हमने डिजाइन ही किया था फेलियर के लिए। मुझे डर है कि ये ऑड इवन भी हम फेलियर के लिए डिजाइन कर रहे हैं। आज से नीलम जी 15 दिन बाद, जैसे कि आपने शुरुआत में ये बोला था कि इससे प्रदूषण में कम होगा या नहीं, अब हम सिर्फ अगर 1 मिलियन 10 लाख कार पे ही अगर हम फोकस कर रहे हैं तो प्रदूषण बहुत कम नहीं होगा। और 15 दिन बाद आप ही बोलेंगी देखिए भाई ऑड इवन से प्रदूषण का कुछ कमी नहीं हुआ है, तो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है। तो मेरे अंदाज से इस शहर को ऑड इवन को सीरियसली एज अ सोशल चैलेंज लेने की जरूरत है। कार शेयरिंग में एक एसयूवी में एक आदमी का बैठना सही नहीं है, मोटरसाइकिल के भी पीछे हम बैठ सकते हैं। शहर में आपके हवा में पॉइजन है, आज के दिन में हमारे पॉइजन है, और जिस तरह से हम उस पॉइजन को हम इनहेल कर रहे हैं, अपने बच्चों के लंग को खराब कर रहे हैं, कैंसर और हार्ट डिजीज हो रहे हैं। सोशल मूवमेंट की जरूरत है, नहीं तो ये सक्सेसफुल नहीं होगा। जी राणा जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, बोलिए। एक्चुअली हमें एनफोर्समेंट पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन एनफोर्समेंट से पहले ट्रैफिक मैनेजमेंट के बेसिक प्रिंसिपल हैं इंजीनियरिंग, एजुकेशन एंड देन एनफोर्समेंट।
जब तक हमारी इंजीनियरिंग प्रॉपर नहीं होगी, एजुकेशन लोगों की प्रॉपर नहीं होगी, एनफोर्समेंट सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। लेकिन राणा साहब ये बताइए, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इशू क्यों नहीं हम अभी तक एड्रेस कर पाए? ऐसा क्या उसमें इतनी बड़ी चीज है कि हम अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट दुरुस्त नहीं कर पाए? मतलब दिल्ली जैसे शहरों में तो फिर भी है, बाकी जगह जाके देखिए वहां तो कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। आप नोएडा में जाके देखिए, दिल्ली से सटे हुए शहरों में देखिए, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहां पे नहीं है। क्यों नहीं कर पाते? दिल्ली का ही मैं बता दूं, दिल्ली मेट्रो की फर्स्ट रिपोर्ट मैंने 74 में दी थी और 95 में हम सेटअप कर पाए थे 21 साल के बाद। तो दिल्ली में ये हाल, फिर नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में इंक्लूड करने के बाद अब हर शहरों में मेट्रो का प्रचलन चल रहा है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी शुरू से ही है, लेकिन हमने बताया ना, हमारी सारी पॉलिसीज प्रो कार रही हैं। हाँ, बहुत ज्यादा, बिल्कुल। ऑल द पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो कार यूजर्स हैं। हम तो कार वाले हैं। ये वाला हमने जो बनाया है ना, हमारी वो जो प्रायोरिटी, आज आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एडिक्वेट करके जी, और फिर ये रेस्ट्रिक्शन सारी लगे, जैसे पार्किंग है, आप सेंट्रल एरियाज में पार्किंग को 10 गुना कर दीजिए, फ्री कार पार्किंग खत्म कर दीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा दिल्ली वालों है? नहीं पड़ेगा, पड़ेगा फर्क, बिल्कुल पड़ेगा। नहीं देखिए, जो आदमी गाड़ी अफोर्ड कर रहा है वो पार्किंग भी दे देगा। रोड साइड पार्किंग जो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं उसको बिल्कुल खत्म कर दीजिए, अपने आप स्पेस मिल जाएगा। एक बड़ा एग्जांपल इसमें लंदन का है जी। लंदन शहर के अंदर जो पहले प्रॉब्लम ऐसी थी हमारे यहाँ ट्रैफिक की, गाड़ियों की, तो वहां पे बहुत टिपिकली एक लेन बाइसिकल की कर दी गई है, सड़क को तोड़ दिया गया 3 हिस्सों में, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कर दी गई, बीआरटी जैसे नहीं बट बेटर, तो और एक कार्स के लिए बहुत लिमिटेड एरिया छोड़ दिया गया और वो प्रायोरिटी उन्होंने दी है बाइसिकल्स को और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को। और वहां पे जो गाड़ियां हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाते हैं तो लंदन शहर में आपको पार्किंग फी नहीं देनी, तो आपको पार्किंग का कोई खर्चा नहीं लगेगा। इसके साथ ही ऐसी चीजें, और जैसे कि साहब कह रहे थे डंडे के जोर पे हिंदुस्तान पे नहीं हो सकता, लेकिन ऐसी एक देश है चाइना which is the largest producer and consumer of electric vehicle, 150 इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑलरेडी चल रहे हैं वहां पे, बिकॉज उन्होंने वहां पे ब्लैंकेट कवर कर दिया है कि आप 2 व्हीलर अगर आपको चलाना है तो आप इलेक्ट्रिक चलाएंगे या बाइसिकल चलाएंगे, लेकिन वो यहाँ नहीं हो सकता। जी जी, सिन्हा साहब जैसे चाइना का एग्जाम्पल दे रहे हैं, चाइना को फॉलो नहीं कर सकते हम, क्या ये बात सही है? या इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिपेंडेबल होना चाहिए। अगर वो डिपेंडेबल है कि एवरी 5 मिनट्स या 10 मिनट्स आएगा, एक तो पहला वो है, और दूसरा उससे आप एफिशिएंटली पहुंच जाते हैं, जैसे इन्होंने लंदन का दिया एग्जांपल। अगर हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक एक रेगुलर इंटरवल पे पहुंच तो ठीक है, अदरवाइज फिर उस पर डिपेंड नहीं करते हैं, फिर कार पर पर्सनल व्हीकल पर चले। और जिस तरह से जेब कतरे होते हैं बसों में, जिस तरह की भीड़ भड़का होता है, उस समय एक व्यक्ति जो सही हालत में बस में चढ़ेगा वो उतर पाएगा कि नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। जी हाँ, बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप जिन व्हीकल्स को आपने छूट दिया हुआ, जैसे 2 व्हीलर्स हो गए, इनकी ट्रैफिक कंट्रोल को कैसे मैनेजमेंट करेंगे आप? ओके जी, हमारे साथ में कुछ और लोग हैं, यहाँ से एक हो गया, हाँ हमारे पास में कुछ और लोग हैं। जी साहब बताइए। मैडम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो इन्होंने योजना लगाई है इसको समग्रता के साथ नहीं लगाया। जैसे उन्होंने बताया था कि 55 लाख व्हीकल हमारे पास ऐसे हैं जो 2 व्हीलर हैं, उनको इन्वॉल्व कर ले। कोई एक दिन ऐसा बनाए, स्कूटर के लिए एक हॉलीडे कर दे, बाइक के लिए एक हॉलीडे कर दे, कम से कम वीकली एक ऐसा दिन रख लें जिससे समग्रता के साथ लगाया जाए और व्हीकल की कम से कम प्रॉब्लम कुछ करो। कार वाले सोच रहे हैं कि बाइक वाले कैसे बच गए। बाइक वालों के ऊपर क्यों नहीं गाज गिर रही? हाँ, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरे पास सीएनजी वैन है, गाड़ी है, तो मैं घर से चलूंगा कोर्ट तक या गणतंत्र स्थान से, हर देखता हूँ जो भी जानकार हैं उनको अपने साथ शेयर करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट लिफ्ट दूंगा, जिससे वो कार पुलिंग करेंगे। बहुत बढ़िया जी, ये कार पुलिंग वाला आइडिया तो बहुत बढ़िया है, बोलिए। जैसे चंद्रभूषण जी ने कहा कि इसकी इंटीग्रिटी पे थोड़ा सा सवाल है। पहली बात तो ये सीएनजी वालों को भी इसमें एग्जम्पशन नहीं मिलना चाहिए, और दूसरी बात हम लोग कह रहे हैं कि 2000 सीसी से ऊपर की जो गाड़ियां हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होंगी दिल्ली में मार्च तक। तो ऐसा क्यों ना हो, डीजल की गाड़ी, डीजल की गाड़ी, तो ऐसा क्यों ना हो कि अगर कोई बंदा गाड़ी खरीद रहा है, लाइक उसकी कॉस्ट है 3.5 लाख, तो उसके ऊपर उतना ही टैक्स लगाया जाए जैसा सिंगापुर में होता है, और साथ में उसको ये भी शो करना पड़ेगा कि आप पार्किंग कहाँ पर करेंगे। तो हम लोग इस तरीके से इसको डिस्करेज भी करना है कि गाड़ियां ज्यादा से ज्यादा लोग ना खरीद पाए। ठीक है, उधर दीजिए। मैम, मुझे लगता है इससे
गाड़ियों की संख्या जरूर बढ़ेगी, क्योंकि कोई लोग इवन कार ही है जिन पे इवन नंबर की वो ऑड खरीद ऑड लेंगे। की ले लेंगे, उनको क्या दिक्कत है? सही बात पैसे वाले है हैं ना दिल्ली वाले। सही बात है। हाँ साहब, ये जो प्रोग्राम 15 दिन के लिए बनाया सरकार ने, वैसे तो सबके लिए सम्मानजनक है, इसको फॉलो करो। और इसके अंदर एक चीज और चाहिए कि जो पब्लिक से सीधे कनेक्शन है, जैसे एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये लोग जनरली अपनी कार का इस्तेमाल करते हैं, इनको टाइम पे इनको जाना होता है। यदि इनकी फैसिलिटीज में कोई कमी आएगी तो जनता दिल्ली की उसको नुकसान में पहुंचेगी। ओके जी, इधर दीजिए। हाँ, बहुत ही साहसिक योग्य कदम है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है गाड़ी कि चलाते हो कि बाइक? क्या चलाते हो? कुछ नहीं, वेरी गुड। सबसे बढ़िया। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि यह नियम जो है सिर्फ मिडिल क्लास के उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में एक सपना एक कार होता है। हाँ, एक कार हो। ये जो योजना चलाई जा रही है सरकार की, इसमें आम जन की सहभागिता सुनिश्चित नहीं हो रही है, क्योंकि जो 88 लाख टोटल वाहन है, इसमें से मात्र 35% जो है 4 व्हीलर यही फॉलो करेंगे और इन्हीं के ऊपर थोपा जा रहा है। अच्छा। और हमें ऐसा लगता है कि कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए जैसे आधार कार्ड बना, तो ऐसे में अगर कोई पर्यावरण संरक्षण कार्ड बने जिसके तहत लोग बनवाएं और उन्हें जैसे ट्रैवलिंग पे कुछ छूट मिले, तो ये आम जन की सहभागिता सुनिश्चित करेगा। ओके, इधर दीजिएगा माइक। हाँ, इधर पहले तो ये मैम को लेंगे। हाँ जी, मेरा नाम है सुभा मिश्रा, मैं हिंदी से MA B.Ed हूँ। और छोड़ो, ये बताओ कि मैं ऑड इवन का फॉर्मूला। मैं एक कवित्री हूँ और प्रदूषण पे एक पोयम लिखी हूँ। 2 लाइनों से ज्यादा नहीं चले। नमन सभी सुप्रयासों का जो करे प्रदूषण का विनाश, चाहे जो इनका प्रकार हो, जल नैतिक या वायु प्रकाश। वेरी गुड जी। हाँ, बोलिए आप। ये ऑड इवन का फॉर्मूला तो वक्त ही बताएगा कि ये सफल होता है कि या नहीं होता, लेकिन ऐसे मेरे भी भाई ने बोला कि एनजीओ को आगे आना चाहिए। मेरी माँ शक्ति नाम की एनजीओ में उसके प्रेसिडेंट हूँ, तो हम इसमें आगे हैं और सरकार के साथ हैं। बाकी मुझे ये कहना है कि ये हमारी अपनी समस्या है, हम पर्सनली हमको इसमें अपना योगदान देके इस समस्या से दूर करना होगा। आप इसलिए कह रही हैं कि आप गाड़ी चला सकती हैं। चलो, ओके। हाँ, बोलिए जी। मेरा ये मानना है कि हमें साइकिलों को प्रोत्साहन देना चाहिए, और जो अब इससे होगा क्या कि लोग मोटरसाइकिल खरीदेंगे और ज्यादा प्रोत्साहित होंगे, क्योंकि मोटरसाइकिलों पर अगला नंबर उन्हीं का ही है। आप मोटरसाइकिलों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, अगला नंबर है उनका। जी, अगला उन्हीं का नंबर है। चलिए, अच्छा है, लेकिन साइकिलों को प्रोत्साहन देना चाहिए, और जितनी भी ये व्हीकल्स हैं इन सभी के ऊपर टैक्स में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। जी, लास्ट। हाँ जी। हाँ जी, मैं सीनियर सिटीजन हुई, 84 साल की मेरी उम्र है। ये जो ओड का सिस्टम रखा है ये बहुत गलत है, हम लोगों के लिए इसमें छूट मिलनी चाहिए। आपका एक कंसर्न है और वो गलत भी नहीं है, आप सही कह रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और तुरंत हाजिर होंगे, फाइनल कमेंट्स लेंगे यहाँ मौजूद हमारे विशिष्ट मेहमानों के साथ। क्या एक दीर्घकालीन योजना भी इसके साथ साथ होनी चाहिए? ये जो एक आपातकालीन प्रोग्राम हमने बनाया है ऑड एंड इवन का। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए चर्चा में। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो प्रदूषण की जंग लड़ने के लिए दिल्ली तैयार है। ऑड इवन दिल्ली, आज इस पर हम बात कर रहे थे। फाइनल कमेंट्स लेंगे यहाँ मौजूद हमारे विशिष्ट मेहमानों से। तो कक्कड़ जी, पुलिस वालों का काम वाकई मुश्किल होगा, खासतौर से ये देखना कौन सी CNG है, कौन सी नहीं, कौन सी फेक पट्टी लगा के किसने अपना वो नंबर बदला है, ये भी देखना बड़ा मुश्किल होगा पुलिस के लिए। और क्या लग रहा है आपको, क्या ये जो चीज है अब 1 तारीख से लागू होने जा रही है, क्या कुछ सड़कों पे हालात खासतौर से पुलिस के लिए बन सकते हैं? कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप जा रहे हैं सड़क पे और एक गाड़ी कहीं पर किसी कारण से रुक जाती है लेन पे, वही तो 2 मिनट या 5 मिनट में कम से कम 200 मीटर पीछे जाम लग जाता है। कितना पोल्यूशन हो जाता है उससे जी। और अगर एक ट्रैफिक कांस्टेबल, जब भीड़ है, जब के सड़क पे है और वो 2 गाड़ियां भी इस काम के लिए रोक देता है, सोचिए क्या होने वाला है। मुझे डर ये है कि अभी मैंने पढ़ा था आज सुबह कि दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है हम NCC, ACC, वॉलंटियर्स उनको कहेंगे कि लोगों को गाड़ियों को रोकें अगर कोई इस तरह की है। अगर ये इस तरह के बचकाना नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन बच्चों ने अगर वो गाड़ियां रोक दी तो सारी दिल्ली थम जाएगी। तुम्हारा आप पॉपुलिस्ट होना चाहते हैं, लेकिन जो चीज आप जितनी रुक जाएगी उतनी पोल्यूशन ज्यादा होगी। पोल्यूशन कब होती है? पोल्यूशन या तो रेड लाइट पे हो रही है,
कि आप इंजन ऑफ नहीं कर रहे हैं, या कंजेशन हो गई, आप चल नहीं रहे हैं आगे, तो वहां पोल्यूशन हो रही है। तो अगर आप ये एसीसी वॉलंटियर्स और हो सकता है आम आदमी पार्टी के टोपी डाल के वो भी शुरू कर दें, तो क्या होने वाला है यहाँ पे? इमेजिन करिए, लेट इट बी डन ओनली बाय दी एंड दी ट्रैफिक डिपार्टमेंट, जो कि सिचुएशन को देखकर उतना ही रोकेंगे लोगों को जितना चाहिए उनको। जी सिन्हा साहब, फाइनल कमेंट्स में क्या कहिए आप? मैं इसमें एक चाहिए था गवर्नमेंट को कुछ अल्टरनेटिव सोचने का, क्या अल्टरनेटिव हो सकता है। पोल्यूशन कंट्रोल करना जरूरी है, दैट आई एग्री, दैट इज देयर इज नो टू ओपिनियन ऑन दैट, लेकिन अल्टरनेटिव बहुत है और भी है, जैसे कि इलेक्ट्रिक कार का एक है इशू, उसको किस तरह से हम पॉपुलराइज कर सकते हैं। कुछ है बाहर में कई जगह है कि जहाँ वर्क फ्रॉम होम है, दैट ऑल्सो इज अनदर इशू। सो देयर आर वेरियस अदर थिंग्स जो उसको यूज करना बहुत जरूरी है, और पॉपुलेशन कंट्रोल जो कि हमारे इस कंट्री के लिए सुटेबल हो। अभी यहाँ तो हम समझते हैं कि इसका मैनेजमेंट भी बहुत मुश्किल होगा, अगर जिस तरह से खक्कर साहब बताया, एक गाड़ी को रोका बस पूरा जाएगा। मनु जी, खासतौर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, खासतौर से जो चार्जर्स लगाने वाली बात है, आपको क्या लगता है, क्या ये एक इतना बड़ा काम है जो कि करना मुश्किल है, या आपको लगता है कि अगर विल हो तो इस तरह के चार्जिंग स्टेशंस लगाए जा सकते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा बिल्कुल बिल्कुल, अगर सरकार चाहे तो इसका एक पूरा का पूरा बिछा सकती है। अगर इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जब पेट्रोल पॉपुलराइज करना था ब्रिटेन में, तो हर एक कैफे के बाहर फैट लेडी करके एक पेट्रोल स्टेशन से जो हाथ से ऑपरेट होते थे वो फैला दिए गए थे, और जो मेजॉरिटी ऑफ द टू व्हीलर्स थे वो वहां पे उस पे फ्यूल लेते थे, जिससे कि वो एक शिफ्ट आया। बहरहाल वो चेंज लाने के लिए सरकार को जागना पड़ेगा, चार्जिंग स्टेशन लगाने पड़ेंगे ताकि लोगों को दिखाई दे, अगर आपको पेट्रोल पंप नहीं होगा आसपास तो आप पेट्रोल गाड़ी भी नहीं खरीदेंगे। तो अगर आपके पास चार्जिंग स्टेशन नहीं है इलेक्ट्रिक तो आप सोचेंगे चीप करना पड़ेगा। अब देखिए 12.5% वैट आपने इलेक्ट्रिक कार पर लगा दिया। एग्जैक्टली, इसको तो इसी सरकार ने चाहते हैं कि लोग खरीदें उसको, आपने और लगा दिया टैक्स। दिल्ली सरकार ने जो ऑड इवन, मैं कहना नहीं चाह रहा था, ऑड इवन नंबर्स जो हम कर रहे हैं, एक तो ये एस्पेक्ट है, और एक एस्पेक्ट ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो एक लॉन्ग टर्म और एक मिड टर्म सोल्यूशन है, उसके बाद 12.5% वैट लगा दिया। तो मतलब आपने इतना महंगा कर दिया कि लोगों को लेना मुश्किल पड़े। जी टूटू जी, फाइनल कमेंट्स में आप क्या कहना चाहेंगे कि खासतौर से पोल्यूशन की इस जंग को लड़ने के लिए गाड़ियों में और इंसान में और पोल्यूशन में किस प्रकार का सामंजस्य बैठाया जा सकता है? देखिए, मैं तो थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूं। जब एनसीआर बना था दिल्ली को डीपोल्यूट करने के लिए और थोड़ा सा डीकंजेस्ट करने के लिए, कनेक्टिविटी बेटर करने के लिए, सो दैट लोग काम करने आए और बेशक वापस चले जाएं एंड एटलीस्ट हमारी रोड कंडीशंस बेटर हों। तो मैं तो यही चाहता हूं, फिर से रिमाइंड करना चाहता हूं एडमिनिस्ट्रेशन को कि अब आगे की सोचिए कि यहाँ पर एलिवेटेड रोड्स चाहिए हैं, आपको ऑल्टरनेट सड़कें बनानी है, उन चीजों के ऊपर बेटर इंजीनियरिंग ऑफ रोड, जिसके साथ आपके इंटरसेक्शंस ना हो, कनेक्टिविटी बेटर हो, क्रॉसिंग्स नहीं होनी चाहिए, नॉन सिग्नल रोड्स होनी चाहिए। ऐसी चीजें अब साथ में सोचना चाहिए साथ साथ, और उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए सो दैट हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स को कुछ फायदा मिले। अदरवाइज वो बेचारे भी हम जैसे आज बहस कर रहे हैं, वो भी 20 साल के बाद ऐसी ही बहस में लगे रहेंगे। जी राणा जी। नहीं, देखिए हमारे पूरे रोड नेटवर्क में हार्डली 20-25% मैक्सिमम ऐसा है जहां क्राउडेड या कंजेस्टेड है। हम बैन पूरे सिटी में क्या पूरे रीजन में लगा देते हैं, तो जहां ये प्रॉब्लम नहीं है वहां भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। तो हमें उन एरियाज पे जो लोकलाइज्ड हैं वहां पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके, जैसे मैंने कहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पार्किंग, इंटीग्रेशन, पेडेस्ट्रियनाइजेशन, वो करके हमें वो 20% के सॉल्यूशन करने के लिए हम बाकी 80% को भी प्रॉब्लम कर देते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा बड़े साइंटिफिक तरीके से स्टडी करके तब एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, ना कि एक फायर फाइटिंग अप्रोच से कि एक जंगल आग लग गई है तो उसको बुझाना है बस बाय एनी मीन्स। तो हमें बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हम इनको स्टडी करें तो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी होंगे, उनका पैरामीटर्स भी डिसाइड होंगे कि किस किस पैरामीटर पे हमने इसको नापना है, फिर उन पे करेक्टिव मेजर भी लिए जा सकते हैं। नहीं तो हम एक बार में फेल करके कह देंगे फेल हो गया।
बिल्कुल जी। चंद्रभूषण जी, खासतौर से अगर हम कहें कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन थी, चलिए आपने हैंडल कर ली, लेकिन ये कोई दीर्घकालीन आंसर नहीं है। हमें अपनी दीर्घकालीन प्लानिंग करनी पड़ेगी और हम ये भी जानते हैं कि व्हीकुलर पोल्यूशन के साथ साथ जो दूसरा पोल्यूशन है जो कि डस्ट से उठता है, जो कि इंडस्ट्री से उठता है, जो कंस्ट्रक्शन से उठता है, उसको भी तो थामना जरूरी है। तो कुल मिला के फाइनल कमेंट्स में आप क्या कहना चाहेंगे कि आगे की दृष्टि हमारी क्या होनी चाहिए? देखिए, बात यह है कि ऑड और इवन पीक पोल्यूशन लोड कम करने के लिए किया जाता है। जब बाकी सब कुछ फेल हो जाता है तब गाड़ियों को सड़क पे निकाला जाता है। तो दिल्ली में ये पायलट शुरू हुआ है। बाकी जितने सोल्यूशन की यहाँ बात हो रही है, ऑड और इवन एक उसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आपको रोड के डस्ट भी हटाने की जरूरत है, रोड को डीकंजेस्ट करने की जरूरत है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इंटीग्रेटेड मॉडल ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। आपके पास बदरपुर थर्मल पावर प्लांट है, उसको बंद करने की जरूरत है। जो रोड पे कचड़े जलाए जाते हैं उसको बंद करने की जरूरत है। यू नीड ए मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन। ऑड एंड इवन इज इंपॉर्टेंट। जब आपका प्रदूषण का लेवल 300 हो जाता है, इस 5 गुना स्टैंडर्ड से, जब लोग हॉस्पिटल भागने लग जाते हैं, तब ये इमरजेंसी सिचुएशन में आपको गाड़ियों को निकालने की जरूरत है। मेरा ये कहना है, मेरा लास्ट कमेंट ये होगा नीलम जी, कि जब तक सोसाइटी का सपोर्ट नहीं है, पुलिस से रोड पे गाड़ियों को रोकने से कोई फायदा नहीं होगा। तो एक सोशल अवेयरनेस की जरूरत है। जो सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनके सपोर्ट की जरूरत है। इनके अपने फेफड़े का सवाल है, हमारे बच्चों के लंग का सवाल है, हमारी शरीर का सवाल है। अगर हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपने नेक्स्ट जनरेशन को हेल्दी देखना चाहते हैं, तो हमें सबको साथ मिलकर इसको सपोर्ट करना पड़ेगा। और हमें ये इंश्योर करना है कि एक्सपेरिमेंट फेल ना हो। दिल्ली गवर्नमेंट, आप अगर 2 व्हीलर को ना लाएं, लेकिन आपको 2 व्हीलर को इंक्लूड करना पड़ेगा अगर आप प्रदूषण को कम करना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक पहला कदम है और ये कदम उठाया है और अपनी सेहत के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी जिंदगी के लिए उठाया है। और इस कदम को निर्णायक होना चाहिए और हम इसे निर्णायक बना सकते हैं। लेकिन ये पहला कदम है और कदम हमें उठाने पड़ेंगे। एक दीर्घकालीन योजना, प्लानिंग लेकर हमको चलना पड़ेगा, तभी हम सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि हम इस एक्सपेरिमेंट को फेल नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हम जिंदगी को फेल नहीं करना चाहते। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक इजाजत।